हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर। चलते हैं आगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं ऐसे सर्किट को कैसे हैंडल किया जाता है। आरसी सर्किट का एक यूज बताते हैं जिससे हम लोग को कैपेसिटर का भी एक यूज का पता चलेगा। जैसे कैमरा जो होता है ना, आजकल तो हम लोग कैमरा मतलब फोन को ही कैमरा की तरह यूज करते हैं। डिजिटल कैमरा भी आता है, बट डिजिटल कैमरा अलग से वही रख रहा है जिसको बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का शौक है। नहीं तो जनरली आजकल मोबाइल में ही कैमरा इंटीग्रेटेड हो चुका है। कुछ टाइम पहले तक डिजिटल कैमरा का चलन था। उसके और पहले एक कैमरा आया करता था जिसमें जो डिजिटल नहीं होता था, उसमें एक्सटर्नली एक रील डाला जाता था, है ना। उस रील में जो भी हम फोटो खींचते थे वो उस रील में रिकॉर्ड होता था, ठीक है। और उसमें 32 फोटो ही 32 फोटोज लिया जा सकता था। उसके बाद उस रील को हम लोग निकाल कर फोटो लैब में जाकर देते थे और वहां पर वो उसका फोटो बनाकर, है ना, जिसको कि वो रील वाले फोटो को नेगेटिव बोलते थे और उससे जो बनकर आता था हम लोग को जो मिलता था वो पॉजिटिव कहलाता था। तो जो भी हम लोग अपने पुराने एल्बम्स में देखते होंगे वो फोटो वैसे ही लिया गया है उस रील वाले कैमरे से। तो उस कैमरे में जो फ्लैश होता था, नाइट में या अंधेरे में जब फोटो खींचना है तो उसमें एक फ्लैश लगा होता था। हम लोग बटन दबाए तो एकदम से वो फ्लैश एक बार चमका, जो अभी भी कैमरे में होता है। लेकिन एक फर्क है, अभी होता है एलईडी फ्लैश, ठीक है। उस समय वो एलईडी नहीं था, एक नॉर्मल बल्ब हुआ करता था और उससे वो एक फ्लैश, बटन दबाए एकदम से फ्लैश चमका, है ना। और वो बहुत बढ़िया रोशनी देता था, ऐसा कि अंधेरे में वो एकदम बढ़िया फोटो खींच सके उस टाइम पे। तो वो जो फ्लैश बल्ब है ना, जिससे कि जो एक बार के लिए चमका और बहुत ब्राइट, ठीक है ना, उससे कई बार बच्चों को बेवकूफ भी बनाया जाता था। कैसे? पहले क्या था कि भाई उससे फोटो खींचना एक महंगा एस्पेक्ट था, ठीक है। 32 फोटो ही खींच सकते हैं, एक फोटो का एक कॉस्ट हो गया। अभी तो क्या है कि हम लोग खींचे, नहीं समझ में आया, डिलीट कर दिए। उस समय डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं था, वो खिंच गया तो उसमें रिकॉर्ड हो गया। तो पहले बच्चों को शौक होता था, अरे मेरा भी फोटो खींचो। तो क्या ऐसे ही बिना रील के बस उसके सामने ऐसे फ्लैश चमका दिए तो उसको लगा मेरा फोटो खींच गया। तो इस तरीके से बच्चों को तो शुरुआत से बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाते थे। तो वो जो एलईडी फ्लैश होता, वो जो फ्लैश होता था, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि उसके अंदर पावर के लिए 2 सेल लगता था, 2 पेंसिल सेल, ठीक है, AA सेल लगता था। वो सेल ही उसको कैमरा को चलने के लिए पावर देता था, फ्लैश के लिए या फोटो खींचने के लिए। अब उसमें क्या है कि वो जो बल्ब है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी अगर देखा जाए कि उस बैटरी से अगर हम उस बल्ब को कनेक्ट कर दें और फिर उससे जलाएं, तो बैटरी इतना पावरफुल नहीं है कि उस फ्लैश बल्ब को इतना ज्यादा पावर दे सके। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उस बैटरी से बल्ब को जोड़ेंगे तो वो एकदम लगातार जलते रहेगा, है ना। कनेक्ट कर दिए और जब स्विच ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा, चालू करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और ऑन होगा तो वो इतना पावरफुल नहीं है कि उसको एकदम ब्राइट लाइट दे सके, वो एकदम डिम वोल्टेज में जलता रहेगा। जैसे कभी अगर तुम्हारे घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो तो जैसे बल्ब जल रहा होता है ना एकदम बिल्कुल लो पावर पर, बिल्कुल वैसा ही वो फ्लैश बल्ब उस बैटरी के सहारे जलेगा। इसका मतलब ये है कि उस बल्ब को जो एकदम से इतना ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, मतलब तुम्हारे आंखों के सामने एक बार चला दिया जाए तो एकदम कुछ देर के लिए कुछ दिखना बंद हो जाएगा, ठीक ठाक ब्राइट रहता था वो। तो वो जो बैटरी है, वो बैटरी उस बल्ब को एकदम से फ्लैश मारने के लिए पावर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत कम है। वो बल्ब को जला सकता है लेकिन बहुत ही डिम जल रहा होगा बल्ब, लो ब्राइटनेस पे एकदम, जो कि फ्लैश का काम नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, वो बल्ब एकदम से ऐसे ब्राइट कैसे जला, उसी का साइंस हम लोग समझने जा रहे हैं आरसी सर्किट में। हम तुमको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ अभी कर देते हैं, है ना, क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए।
और आगे हम लोग और उसके बारे में कुछ डिटेल समझेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, हाफ CV² के बराबर उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो अंदर क्या है, अंदर कुछ ऐसा सर्किट होता था, समझो कि जो बैटरी है ना, वो बैटरी एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है और कैपेसिटर से बल्ब कनेक्टेड है। पहले क्या होता है, वो बैटरी उस कैपेसिटर को, बैटरी धीरे धीरे एनर्जी देगा, एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी दे नहीं सकता। बैटरी उसको, कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई कर रहा है और कैपेसिटर अपने पास एनर्जी स्टोर कर लिया, हाफ CV² या Q²/2C, ये स्टोर्ड है। जैसे ही हम बटन दबाए, वो क्या हुआ, वो कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्ट हुआ और वो बल्ब के साथ जुड़ गया। ठीक है, वो फ्लैश बल्ब के साथ कैपेसिटर जुड़ा और कैपेसिटर पूरा का पूरा हाफ CV² एनर्जी एक बार में खींचकर बल्ब पे मारा। मतलब पूरा का पूरा एनर्जी एक साथ बल्ब को दे दिया। तो एक साथ बल्ब को दिया तो क्या हुआ, बल्ब एकदम से पूरे एनर्जी के साथ चमका और बंद, मतलब एक फ्लैश मारा। बटन दबाए, फ्लैश चमका, कैपेसिटर का पूरा एनर्जी बल्ब के पास, और फिर से कैपेसिटर बैटरी से जुड़ गया और फिर से वो एनर्जी खींचना चालू करेगा। फिर कैपेसिटर के पास एनर्जी जमा होगा, बटन दबाओगे, पूरा का पूरा एनर्जी एक बार में बल्ब ले लेगा और बल्ब एकदम से ब्राइट चमकेगा। ये प्रोसेस एक्चुअली में उस कैमरा के अंदर चल रहा होता था, इसीलिए वो बल्ब इतना ज्यादा ब्राइटनेस पे ग्लो करता है, लेकिन एक मोमेंट के लिए। अब वो कैपेसिटर उसको लगातार नहीं जलाए रख सकता है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का एनर्जी तो खत्म हो गया है। फिर लाएगा और फिर मोमेंटली पूरा का पूरा एनर्जी उसको दे देगा। ये चीज चल रहा है। तो अब इसमें कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं, है ना, वो जब हम लोग आगे सिस्टम पढ़ेंगे तब हम लोग को बात समझ में आएगा। ओवरऑल अभी एक ब्रीफ समझ में आया, एक ओवरव्यू समझ में आया कि कैसे वो बल्ब जलता होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं RC सर्किट को। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि RC सर्किट को हम लोग दो पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। कैसे? RC सर्किट में एक पहला पार्ट होगा जिसमें कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, जो अभी हम इस कैमरा में देखे क्या हो रहा था। पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद में जब वो कैपेसिटर बल्ब से जुड़ा तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस पूरे RC सर्किट को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करके पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। एक चीज समझना, ये जो कैपेसिटर है, ये हो गया एक बैटरी, ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करते ही ये बैटरी इसको चार्ज कर देगा, यहां CV चार्ज आ जाएगा। ये तो हुआ कैपेसिटर बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे सर्किट को हम लोग कैपेसिटर में देख चुके हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में एक रजिस्टर और लगाने वाले हैं और ये RC सर्किट बन जाएगा। ये एक बेसिक सा RC सर्किट हो गया। यहां पर जब स्विच क्लोज करेंगे ना, और यहां पर फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा टाइम का। मतलब फाइनली इसका जो फ्यूचर है और इसका जो फ्यूचर है वो सेम ही है। इस पर CV चार्ज आ गया, इस कैपेसिटर पर भी यहां CV और -CV चार्ज ही आएगा फाइनली। बस फर्क ये है कि यहां पर स्विच क्लोज करते ही ये तुरंत इस स्टेट पर पहुंच गया, और यहां पर स्विच क्लोज करने के बाद ये चार्ज आने में कुछ समय लगेगा। कितना लगेगा वो हम लोग समझेंगे, है ना, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। रजिस्टर के कनेक्ट होने के बाद अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस बन चुका है। धीरे 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 ये चार्ज जमा होगा, लेकिन फाइनल चार्ज अभी भी उसके बराबर ही आने वाला है। और ये बात अभी हम बोल रहे हैं, ये बात हम लोग को इक्वेशन से दिख भी जाएगा। अभी हम लोग इस पूरे बात को प्रूव भी करेंगे, लेकिन ऐसे पहले एक हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या होने वाला है और हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस पे फाइनली CV चार्ज आ चुका होगा, लेकिन ये प्रोसेस टाइम टेकिंग हो चुका है। ठीक है, अभी और एक चीज समझना,
हम लोग ऐसा सर्किट भले ही सॉल्व किए हों, बट प्रैक्टिकली किसी सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली में तो जो भी हम लोग वायर वगैरह जोड़े हैं और भी कुछ है, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस तो सर्किट में होता ही है। ये तो एक आइडियल सिचुएशन हम लोग मानकर सॉल्व करते थे कैपेसिटर में, ठीक है। क्वेश्चन में तो देने में ऐसा दे ही देता है ना, बट एक प्रैक्टिकल बात करें तो हर सर्किट में रेजिस्टेंस जरूर होगा, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन रेजिस्टेंस होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं इस सर्किट को। अच्छा, इसमें दोनों का फाइनल रिजल्ट अगर सेम है तो यहां पर हमसे खाली फाइनल रिजल्ट के बारे में बात होता था कि बताओ कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया, कैपेसिटर का एनर्जी कितना है। यहां पर वो बात किसी भी टाइम टी पर होगा कि बताओ इस टाइम पर, बताओ 1 सेकंड के बाद कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, या इतने टाइम के बाद कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। यहां जो सवाल पूछे जाएंगे वो किसी टाइम टी पर पूछ सकता है। यहां पर वो टाइम वाला ऑप्शन नहीं है, स्विच क्लोज करते ही तुरंत चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके डेप्थ में। तो सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में से पहले पार्ट पर चल रहे हैं, चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक बेसिक सा आरसी सर्किट, सबसे बेसिक आरसी सर्किट ये हुआ कि एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर और ये एक बैटरी। ये हो गया स्विच, रजिस्टर आर, स्विच या की कुछ भी बोल सकते हैं। बैटरी का वोल्टेज है V और कैपेसिटेंस है C। T इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब किसी टाइम t पर इसको देखते हैं। एट t इक्वल टू t, किसी टाइम t पर धीरे धीरे इसका चार्जिंग हो रहा है। किसी टाइम t पर इस पर कुछ q चार्ज आ चुका होगा और सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस लूप में KVL अप्लाई कर देते हैं। KVL लिखते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करके KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से यहां गए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ, हायर से लोअर गए तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, कितना, Q/C। फिर यहां पहुंच गए, यहां से यहां आए, फिर इधर जाएंगे तो कितना बढ़ गया, V प्लस V। और फिर यहां से यहां जाएंगे तो रजिस्टर है, रजिस्टर में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर, करंट ऐसे जा रहा है। तो यहां से यहां गए तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, तो -I/R, दिस इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। तो ये हो गया अपना KVL से इक्वेशन, I/R इज इक्वल्स टू V माइनस Q/C। I को हम लोग, करंट जो है इसको हम लोग dQ/dt लिख सकते हैं। I इक्वल्स टू dQ/dt बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां रख देते हैं। तो R इंटू dQ/dt इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा CV माइनस Q अपॉन C। एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ है, dQ अपॉन CV माइनस Q इज इक्वल्स टू 1/RC इंटू dt। एक जैसा वेरिएबल एक तरफ ले आए, दोनों तरफ कर लेंगे इंटीग्रेट। RC कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, टाइम का लिमिट 0 से लेकर t तक, और चार्ज का लिमिट जब स्विच क्लोज कर रहे थे उस समय चार्ज 0 था, 0 से लेकर q तक। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम कर क्या रहे हैं, यहां से हम Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाह रहे हैं। अब एक चीज समझना, जैसे अगर ये होता है dx अपॉन x,
तो इसका इंटीग्रेशन ln x हो जाता है। उसी तरीके से ये इंटीग्रेशन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, एक बार याद दिला दे रहे हैं फिर भी। अगर dx अपॉन ax प्लस b है, क्योंकि इसका यहां पर यूज होने वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन ln ax प्लस b और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो उसी तरह का दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहां पर dq अपॉन cv माइनस q, इसको ऐसे लिख लो माइनस q प्लस cv। ठीक है, ऐसा समझ लो x की जगह q है, तो यहां a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू cv है। ax प्लस b है ना, तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू cv। समझे बात को? तो बस उसी हिसाब से हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जस्ट इन केस अगर अपने को इंटीग्रेशन याद ना रहा हो तो हम याद दिला दिए हैं, ताकि हम लोग यहां इंटीग्रेट कर पाए, तुम दुखी और परेशान ना हो। तो ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln cv माइनस q, और q के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब -1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस फ्रॉम 0 टू q इज इक्वल टू 1/rc इंटू t फ्रॉम 0 टू t। ln माइनस उधर ले जा रहे हैं, एक बार q पुट कर दिए तो cv माइनस q, 0 पुट कर दिए तो cv इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन rc। cv माइनस q अपॉन cv इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी बाई rc। cv माइनस q इज इक्वल्स टू cv इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई rc। तो अपना q का इक्वेशन आ गया, q इज इक्वल्स टू cv 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई rc। ये आ गया अपना चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इस चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से हम लोग को बहुत कुछ पता लगने वाला है। एक एक करके समझते हैं इस पूरे बात को कि हम लोग यहां से क्या क्या बात निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें अगर हम t का वैल्यू 0 पुट कर दें, t का वैल्यू 0 पुट कर दें तो q का वैल्यू कितना आ जा रहा है? t का वैल्यू 0 पुट करते ही ये e टू द पावर 0 हो जाएगा, एंड e टू द पावर 0 इज 1, तो ये पूरा 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, q का वैल्यू 0। सही बात है, इनिशियली तो चार्ज 0 था ही, तो 0 आ गया है। उसके बाद t टेंड्स टू इंफिनिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम, देखते हैं इनफाइनाइट टाइम के बाद, तो t टू द पावर t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ये वाला जो सामान है e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज नथिंग बट 1 बाई ई टू द पावर इंफिनिटी, और 1 बाई ई टू द पावर इंफिनिटी ये वाला सामान 0 की तरफ टेंड करेगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, मतलब ये वाला सामान 0 हो गया, अंदर ब्रैकेट में बचा 1, तो Q का वैल्यू किसके बराबर? CV। Q का वैल्यू CV के बराबर आ गया। यही मैक्सिमम चार्ज भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से दिख रहा है जो हम बोले थे कि इसका फाइनली तो वही, इसका फ्यूचर वही है जो बिना रजिस्टर के था। बिना रजिस्टर के इस पर CV चार्ज आना था, अभी भी इसके ऊपर CV चार्ज ही आया है, लेकिन कितने टाइम के बाद, अब वो टाइम भी पता चल गया है। थियोरिटिकली इसको चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के बाद, थियोरिटिकली इनफाइनाइट टाइम के बाद ये उस फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा, CV चार्ज गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम चार्ज भी बोला जा सकता है। बस उसके बाद सर्किट का काम खत्म, सर्किट चार्ज मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है CV, ये इसका मैक्सिमम चार्ज है। यहां पर ये जो RC है ना,
एक बात यहां से समझ में आया कि सर्किट को कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। अब समझना आरसी, ये जो आरसी है इसको हम लोग टाउ से रिप्लेस, एक सिंबल दे देते हैं टाउ, वही टॉर्क के लिए जो सिंबल यूज किया करते थे वही है। आरसी को हम लोग बोल रहे हैं टाउ, इसका नाम है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम है टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या चीज है, ध्यान से देखोगे तो इसका डायमेंशन टाइम का ही होगा, क्योंकि ऊपर टाइम है तो नीचे वाला चीज भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि ई टू दी जो पावर है, ई के पावर में किसी भी चीज का डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो ऊपर टाइम है तो नीचे भी टाइम, ताकि डायमेंशन लेस हो जाए। आरसी क्या है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने टाइम में कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज गेन कर लेता है। ठीक है, पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट। मैक्सिमम चार्ज जो है उसका 63% चार्जिंग जितने समय में हो जाएगा उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट। क्या चीज है, टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर to gain 63% of maximum charge is called time constant, is called time constant। कैसे तरीका है अपने अभी देख लेते हैं। देखो Q का वैल्यू लिखा हुआ है Q नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज CV को हम Q नॉट से रिप्लेस कर दिए और RC को टाइम कांस्टेंट से। T इक्वल टू टाउ, जब एक टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम बीत चुका है तो Q का वैल्यू देखते हैं कितना है। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर, T की जगह टाउ रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, E का वैल्यू नियरली 2.71 होता है। इसको यहां पर रिप्लेस करोगे Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.71, तो ये आ जाएगा Q नॉट 1.71 अपॉन 2.71, so Q is equals to 0.63 Q नॉट। Q equals to 0.63 Q नॉट, मतलब मैक्सिमम चार्ज Q नॉट था, उसका 63% चार्ज कैपेसिटर पर आ चुका है। कितने टाइम में, एक टाइम कांस्टेंट में। तो ये RC उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन भी वैसे ही दिया गया है कि वो टाइम जितने टाइम में कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज जो भी उस पर आ सकता है उसका 63% गेन कर लिया। ठीक है, तो अब अपने सामने काफी कुछ पिक्चर क्लियर है कि रजिस्टर के बिना ये प्रोसेस ऐसे हो रहा था, चुटकी बजाते ही स्विच क्लोज किए और चार्ज हो गया। बट प्रैक्टिकली बात किया जाए तो कोई भी सर्किट बिना रजिस्टर के नहीं होता है, रजिस्टर तो होगा ही होगा। तो अब हम लोग को दिखा कि चार्जिंग में कितना समय लग रहा है, तो चार्जिंग में लगने वाला समय थ्योरेटिकली इनफाइनाइट आ रहा है। ये पूरा का पूरा CV चार्ज इनफाइनाइट टाइम के बाद गेन किया। अब जो हम शुरुआत में बोल रहे थे कि इसको लेकर दिमाग में कई तरह के सवाल आ जाएंगे। कैसे सवाल आ जाएंगे, देखो उस कैमरा पे चलते हैं हम लोग जिस कैमरा का बात किया जा रहा था। एक बार ये चार्ज हो गया है ना, मान लो हम लोग लगा रखे हैं सर्किट को, बैटरी डाल रखे हैं कैमरा में और कैपेसिटर जो है चार्ज है। हम एक बार बटन दबाए फोटो खींचने के लिए, फ्लैश चमका, फोटो खींच गया। ठीक है,
तो एक बार तो फोटो खींच गया। अब अगली बार जब कैपेसिटर चार्ज होगा, अगली बार हम फ्लैश का यूज कब कर पाएंगे? जब कैपेसिटर चार्ज होगा तब। और कैपेसिटर को चार्ज होने में समय कितना लगेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट समय के बाद मतलब हम अपने जीवन काल में उस फ्लैश का यूज एक ही बार कर पाएंगे, दूसरी बार तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता था। अब तुम कभी अपने जीवन में कैमरा नहीं देखे हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वरना तो फ्लैश का मतलब ही क्या, फिर काहे देंगे, जीवन में एक बार यूज करने के लिए देंगे? नहीं। तो ये इनफाइनाइट टाइम थ्योरेटिकली है। देखो एक चीज समझना, इनफाइनाइट टाइम छोड़ो, तुम 5 मिनट भी अगर है, 5 मिनट्स भी अगर उसको चार्जिंग में लगता है, 5 मिनट मतलब लिटरली 5 मिनट जितना होता है, 60 सेकेंड इंटू 5। तो मतलब अगर तुम रात के टाइम पर तुमको अगर फ्लैश का यूज करना है तो तुम एक फोटो खींचने के 5 मिनट के बाद दूसरा फोटो खींच सकते हो। अगर ऐसा है तो ये भी बेकार है। मतलब ये बहुत टाइम है, हम लोग वेट थोड़ी करेंगे, हम लोग को जब फोटो खींचना है तब खींचना है। प्रैक्टिकली क्या होता था हम तुमको बताते हैं। हम वो कैमरा यूज किए हैं, तुम पता नहीं यूज किए हो कि नहीं। फोटो खींचे और तुरंत अगला फोटो खींचना है, फिर तुरंत से फोटो खींच सकते हैं विद इन नो टाइम। एक फोटो खींचे, हो गया, दूसरा खींचे, फिर से खींच दिए, तुरंत उसके बाद फिर से फ्लैश चमकाना है, फिर से कर सकते हैं। मतलब हमको रुकने का जरूरत नहीं है कि यार कैपेसिटर चार्ज होगा। तो फिर ये बात कैसे हो रहा है, जबकि हमको तो यहां दिख रहा है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज होगा? समझना कैसे, देखो 63% चार्ज गेन करने में कितना समय लग रहा है? एक टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम t की जगह यहां पर 5 टाउ डाल देना तो हमको दिखेगा 90% से ऊपर चार्जिंग हो चुका है, ठीक है। लगभग 9-10 टाइम कांस्टेंट के आसपास, ऑलमोस्ट 99% से ऊपर। प्रैक्टिकली बात किया जाए तो 9-10 टाइम कांस्टेंट में 10 टाइम कांस्टेंट 12 टाइम कांस्टेंट तक ये ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है। मतलब फिर चार्जिंग के लिए कुछ बचा नहीं, 99.99% तक चार्ज हो चुका है। कितने टाइम में? 10 टाइम। तुम यहाँ टाउ की जगह 10 टाउ रख के देखो टी को, और फिर कैलकुलेशन करो, है ना, करके देखना। ये टास्क है तुम्हारे लिए, टी की जगह 10 टाउ रखना, सिर्फ 10 टाउ, 10 टाइम कांस्टेंट, और देखना चार्ज कितना आ रहा है। तुमको अपने आप बात समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 99.9% तक चार्ज हो चुका है। मतलब प्रैक्टिकली, हम इसलिए पहले बार बार बोल रहे थे कि थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट टाइम दिखा रहा है, बट प्रैक्टिकली ये टाइम 10, 12, 15 टाइम कांस्टेंट तक ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो उससे क्या, लेकिन टाइम तो फिर भी लग रहा है ना, 10 टाइम कांस्टेंट तो लग गया ना। अब एक चीज समझो, जरा टाइम कांस्टेंट को देखते हैं क्या हिसाब किताब है। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आरसी होता है। एक कंपैरिजन करके देख रहे हैं। कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में होता है, कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में है, तो कैपेसिटेंस 10⁻⁻⁶ के रेंज का है, नॉर्मली इस रेंज का रहता है। रेजिस्टेंस हम लोग लगाएं, अब हम लोग लगा रहे हैं, है ना, नॉर्मली तो 20, 40, 50 ओम तो नॉर्मली होता ही है। अगर हम लोग अपने एंड से लगा रहे हैं, मान लो हम 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, 1000 ओम, तो ये टाइम कांस्टेंट आरसी किस ऑर्डर का जाएगा? 10⁻⁻⁶, और ये कितना है? 10⁻3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कांस्टेंट, समझ गए हम क्या ले रहे हैं यहां पर? कैपेसिटेंस को 1 माइक्रोफैरेड ले रहे हैं, मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड, रेजिस्टेंस 1000 ओम। तो टाइम कांस्टेंट आया अपना 10⁻³ सेकेंड। 10⁻³ सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड में मतलब बहुत ही छोटा हुआ। तुम पलक झपकाओगे उसके पहले ही कई मिली सेकेंड्स पार हो चुका होगा। तुम्हारे पलक झपकाने में तुम कई मिली सेकेंड्स, 100 मिली सेकेंड यूज कर सकते हो, ऐसा है। तो बहुत छोटा टाइम है। तो 10 टाइम कांस्टेंट कितना हुआ? 10 मिली सेकेंड।
मतलब तुम्हारे 10 मिली सेकेंड तुम्हारे पलक झपकाने से छोटा टाइम है। ठीक है, मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 99.99% ऑलमोस्ट पूरा चार्जिंग कितने टाइम, इस डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा चार्जिंग कितने टाइम में हो जाएगा? 10 मिली सेकेंड में। थियोरेटिकली ये टाइम इनफाइनाइट दिखा रहा हो, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर कैलकुलेशन लेके बात करें, 10 मिली सेकेंड में पूरा का पूरा चार्जिंग हो चुका है। और 10 मिली सेकेंड बहुत छोटा टाइम है। तुम एक बार बटन दबा के छोड़े, अगली बार दबाओगे ना, तुरंत भी दबाने का कोशिश करोगे, उसके पहले 10 मिली सेकेंड से बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार बटन दबाया और उसके बाद फिर से तुरंत अपना कैपेसिटर एनर्जी गेन करके रेडी है, तुरंत तैयार है। अगर सोचो ये वैल्यू हम 10 टू द पावर 6 ओम लेते हैं, तो ये टाइम कांस्टेंट कितना आता है? 1 सेकेंड। तो 10 टाइम कांस्टेंट किसके बराबर आता है? 10 सेकेंड के बराबर। ऐसे वैल्यू बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं। तो ये 1 मेगा ओम हो गया, 10 टू द पावर 6 ओम मतलब 1 मेगा ओम। तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस ऐसे कोई जोड़ेगा क्यों? जबरदस्ती क्यों अपना सर्किट बर्बाद करेगा? जोड़े तो हमको फिर 10 सेकेंड रुकना पड़ता। एक बार चार्जिंग हुआ, उसके 10 सेकेंड के बाद, लगभग 10-12 सेकेंड के बाद फिर से वो अपना कैपेसिटर तैयार होता फोटो खींचने के लिए। बात समझ में आया? तो इसीलिए जो टाइम प्रैक्टिकली इनफाइनाइट दिख रहा है, सॉरी थियोरेटिकली जो टाइम इनफाइनाइट दिख रहा था कैलकुलेशन में, प्रैक्टिकली हम देखें कि वो टाइम तो बहुत ही छोटा है, तुरंत अपना कैपेसिटर तैयार हो जाता है। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं आगे का। देखो, अपना चार्ज का इक्वेशन ये आया था, Q इज इक्वल्स टू CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, और अगर हमको करंट का इक्वेशन चाहिए तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखे थे, तो इससे करंट आ जाएगा, और ये करंट का इक्वेशन तुम देखोगे आ रहा है V बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो करंट आ जाएगा, और करंट ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज का जो इक्वेशन है, जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो चार्जिंग का इक्वेशन हमेशा ऐसा आएगा। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये चार्ज का इक्वेशन हमेशा, जब भी, अब ये फॉर्मेट अपने को याद कर लेना है, जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा, कैसा भी सर्किट है, तो चार्जिंग का इक्वेशन हमेशा ऐसा आएगा चार्ज का, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको देख के लिखें, इस वैल्यू को बोल दिए आई नॉट। करंट का इक्वेशन ऐसा आ रहा होगा, जैसे ये क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है, वैसे आई नॉट मैक्सिमम करंट है। इस चीज का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? t 0 पर ये e टू दी पावर 0 मतलब 1 हो जा रहा था, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, इसका वैल्यू 0। मतलब ये वाला क्वांटिटी 1 से 0 जाएगा। तो अगर ये क्वांटिटी 1 या 1 से छोटा है तो I का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये आई नॉट हम लिखे हैं इसको, ये मैक्सिमम करंट है। तो आगे का बात करते हैं। तो ये जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज का इक्वेशन हमेशा ऐसा है, और करंट का इक्वेशन हमेशा इस तरीके से है। तो अगर हमको चार्ज का इक्वेशन चाहिए तो हम बार बार ऐसे इंटीग्रेट करके पूरा प्रोसेस करने वाले नहीं है, हम तो डायरेक्टली ये लिखेंगे, और ये लिखेंगे तो हमको दो चीज पता होना चाहिए। क्या चीज? मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है, और दूसरा टाइम कांस्टेंट क्या है।
और अगर हमको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए? मैक्सिमम करंट कितना है